अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अब्बास और आज मेरी मंजिल है गुजरांवाला का एक गांव बद्दो की गोसाइयां। ये अड्डा मोहतरा का 14 वाला पुल है जिस पर एक कदीम सरकारी बंगला भी वाक़ है, जहां पर वक्तन फवक्तन सरकारी मेहमान आते रहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इस बंगले में क़याम कर चुकी हैं और इस पुल की दूसरी वजह शोहरत यहाँ पर हजरत पीर सैयद जाफर हुसैन शाह साहिब का आस्ताना है जिस पर उनके मुरीदैन का तांता बंधा रहता है। इस वक्त मैं सियालकोट से गुजरांवाला की तरफ महवे सफर हूं। नाजरीन, गुजरांवाला पहुंचने तक हमें 3 नहरों को अबूर करना पड़ता है। पहली नहर जो अभी आपने देखी, इसे जाम के चीमा वाली नहर भी कहा जाता है। दूसरी नहर आगे डस्का में आएगी और तीसरी नहर मोड़ गलोटियां क्रॉस करने के बाद नंदीपुर के मुकाम पर आती है। ये मेरे बाएं तरफ सियालकोट लाहौर मोटरवे डस्का इंटरचेंज है। जब से मोटरवे बना है तब से इस जीटी रोड की कुछ ट्रैफिक मोटरवे पर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रश कम नहीं हुआ। तो आप सोचें, अगर ये मोटरवे भी ना होता तो इस गुजरांवाला जीटी रोड पर कितना रश रहता। मोटरवे बनने के बाद यहाँ दाएं बाएं तेजी से हाउसिंग सोसाइटियां और दीगर इमारतें तामीर हो रही हैं। जेसरवाला का ये करीबी इलाका काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर हाल ही में बनने वाला खैबर इंसाफ शनवारी होटल अपने मुनफरिद और लजीज खानों के हवाले से तेजी के साथ मकबूल हो रहा है। जेसरवाला से गुजरने के बाद अब हम डस्का में दाखिल हो चुके हैं। ये 6 नंबर चुंगी से पहले का इलाका है जिसके दाएं तरफ बच्चों की तफरीह के लिए सिंदबाद है और इससे चंद कदम आगे यूनस हॉस्पिटल की इमारत भी वाक़े है। इन इमारतों की पिछली जानिब एक मोहल्ला है जो गागा के नाम से जाना जाता है, जिसे मैं अक्सर गागा स्टेट भी कहता हूं। यह गवर्नमेंट कॉलेज डस्का की इमारत है जिसे डिग्री कॉलेज डस्का भी कहा जाता है। आजकल पूरे डस्का में तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। डस्का शहर की यूं खुदाई की जा रही है जैसे नीचे से कोई पुरानी तहजीब दरियाफ्त करने का मंसूबा हो। दरअसल डस्का के अंदरून में तमाम सड़कों और बाजारों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी। निकासी आब का कोई माकूल इंतजाम भी नहीं था, जिसकी वजह से हर बारिश के बाद जा बजा पानी खड़ा हो जाता था। डस्का का मेन बाजार सबसे ज्यादा मुतासिर होता। इसकी एक वजह तो यह थी कि यह सारा नशेबी इलाका है और दूसरा यहां से पानी की निकासी का कोई खातिर खा बंदोबस्त भी नहीं था। अब पूरे डस्का सिटी में नालों की तामीर के साथ साथ सड़कें भी नए सिरे से बनाई जा रही हैं। ऐसा लगता है किसी ने डस्का शहर की तरफ खुसूसी तवज्जो कर ली है और इसे डेवलप करने का पक्का इरादा कर लिया है। उम्मीद की जा सकती है कि चंद महीनों के बाद डस्का शहर की हालत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और एक नया डस्का वजूद में आएगा, जिसकी न सिर्फ सड़कें कुशादा और साफ सुथरी होंगी बल्कि पानी की निकासी का एक मुअस्सर निजाम भी कायम हो चुका होगा। तब फिर मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे डस्का को एक्सप्लोर करूंगा और इस शहर की हर गली और बाजार से आपको मुतारिफ कराऊंगा। नाजरीन, आज मैं जिस इमारत को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं उसके बारे में 2 रवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये तारीखी इमारत 500 साल पुरानी है, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक ये इमारत तकरीबन 100-150 साल पुरानी है। आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में ये इमारत कितनी पुरानी हो सकती है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इस वक्त मैं दूसरी नहर जो कि डस्का से गुजर रही है इसे अबूर कर रहा हूं। इस नहर को BRB नहर भी कहा जाता है। यह नहर हेडबम्बावाला से निकलती है। हेडबम्बावाला अंग्रेज दौर में 1908 ईस्वी में तामीर किया गया था, यानी इस हेड की तामीर को 117 साल हो चुके हैं। यह नहर दिफाई नुक्ता नजर से बहुत अहमियत की हामिल है। इस वक्त मैं डस्का की हुदूद से निकल रहा हूं और साथ ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। गलोटियां मोड़ तक पहुंचते पहुंचते बारिश में हल्की सी शिद्दत आ रही है। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। मुसलसल बारिश में सफर जारी रखना कुछ दुश्वार तो लग रहा है, मगर यह सोचकर मैं आगे बढ़े चला जा रहा हूं कि शायद कुछ फासला तय करने के बाद मौसम में बेहतरी आ जाए। धीरे धीरे मैं तीसरी नहर यानी नंदीपुर नहर की तरफ गामजन हूं। यहां पर हरियाली कदरे ज्यादा नजर आ रही है। सड़क के दोनों अतराफ का सब्जा आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। नंदीपुर नहर इस हवाले से भी मशहूर है
कि इस जगह को नए पावर प्लांट के लिए मुंतखब किया गया था। जब 31 मई 2014 को इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया तो महज 5 दिन के बाद इस प्लांट को बंद करना पड़ा। इस पावर प्लांट से 425 मेगावाट बिजली पैदा की जानी थी, जबकि सिर्फ 95 वाट बिजली पैदा हो सकी और यूं ये मंसूबा नाकाम हो गया। 27 अरब रुपए का मंसूबा कई सालों की ताखीर के बायस तकरीबन 57 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ, मगर फिर भी अवाम इस मंसूबे से मुस्तफीद ना हो सके। या तो ये अवाम की बदनसीबी थी या शायद हमेशा की तरह ये प्रोजेक्ट भी सियासत की भेंट चढ़ गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुजरांवाला के जिस खूबसूरत फ्लाईओवर से गुजर रहा हूं, इसे पिंडी बाईपास कहा जाता है। इसका पुराना नाम लोहियांवाला बाईपास था। यहां पर एक पुराना सा तंग सा पुल था जिसके नीचे से ट्रेन की पटरी गुजरती थी, जो आज भी गुजरती होगी। यह गुजरांवाला का मसरूफ तरीन बाईपास था, जहां पर रश को कंट्रोल करना किसी के बस की बात ना थी। फिर पिंडी बाईपास पर एक फ्लाईओवर की जरूरत महसूस की गई। गुजरांवाला के अवाम बल खाते इस खूबसूरत फ्लाईओवर का क्रेडिट साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को देते हैं, जिन्होंने अपनी जाती दिलचस्पी से इस मंसूबे को कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाया। गुजरांवाला के इन फ्लाईओवर्स ने न सिर्फ ट्रैफिक को रवानी बख्शी, बल्कि गुजरांवाला की खूबसूरती को भी चार चांद लगा दिए। इस फ्लाईओवर से उतरते ही हम राहवाली से गुजरते हुए अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। जी तो नाजरीन, अब हम गखड़ मंडी पहुंच चुके हैं, जहां पर मेरे बाएं जानिब एक छोटी सी सड़क निकलती है जो बद्दो की गुसाइयां जाती है। गखड़ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर बद्दो की गुसाइयां वाक़ है। यहां पर सामने आपको एक नीले रंग का बोर्ड भी नजर आ रहा होगा जिस पर बद्दो की गुसाइयां लिखा हुआ है। बाएं तरफ इस सड़क पर मोड़ मुड़ते ही आपको दाएं जानिब एक बिजली घर नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तंग सी सड़क पर बारिश का पानी भी खड़ा है और फिर से हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जिसे पंजाबी में किणमिण कहते हैं। इस किणमिण में हम अपना सफर जारी रखेंगे। इस लंबी दीवार से अंदाजा हो रहा है कि बिजली घर काफी बड़ा है। खराब मौसम में लोग रिक्शे का इंतजार करने के बजाय पैदल ही अपने घरों की जानिब रवां दवां हैं। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं बारिश के तेज होने से पहले पहले उस मिस्मार होती हुई तारीखी इमारत तक पहुंच जाऊं जिसके लिए मैंने इतना सफर तय किया है। मेरे पांचे गीले हो चुके हैं, नए शूज में बारिश का पानी भर चुका है, मगर जाहिर है ये सब तो होगा क्योंकि ये बारिशों का मौसम है। जिस मोहल्ले से मैं गुजर रहा हूं इसका नाम गालिबन करीमाबाद है। करीमाबाद की आबादी यहां पर खत्म हो रही है, इसलिए जब मैंने सामने 2 रास्ते देखे तो बाइक रोककर एक भाई से पूछ लिया है कि बद्दो की गुसाइयां जाने के लिए सीधे जाना है या बाएं जानिब। तो यही बताया गया है कि उल्टे हाथ को हो जाए। तो अब मैं उस रास्ते पर हूं जो सीधा मुझे मंदिर तोमड़ी साहिब ले जाएगा। जी हां, वही तारीखी मंदिर जो बद्दो की गुसाइयां गांव से बाहर खेतों के दरमियान एक तालाब के ऐन वस्त में वाक़ है। नाजरीन, ये रही वो तारीखी इमारत जिसे एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इस खराब मौसम में भी सफर करना पड़ा। आज भी इस इमारत के इर्द गिर्द कोई दूसरी इमारत मौजूद नहीं है। उस वक्त भी ये सारा इलाका जंगल था। इस जंगल में मंगल करने वाली शख्सियत का नाम है साईं श्रीदास। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर का बैरूनी हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वो रास्ता है जहां से गुजरकर सालाना तीर्थ में आए हुए हजारों यात्री इस मुकद्दस तालाब में दाखिल हुआ करते थे। ये इस रैंप की दीवारें हैं जो छोटी ईंट से बनी हुई है। हैरत अंगेज बात यह है कि तालाब का यह सारा हिस्सा अक्सर पानी में डूबा रहता था, लेकिन फिर भी सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद भी इस रैंप की ये दीवारें और मंदिर आज भी अपनी जगह पर सही सलामत कायम है और अपनी कहानी भी सुना रहा है।
छोटी ईंटों से बनी रैंप की इन दोनों दीवारों की मजबूती के लिए दाएं बाएं दो मजबूत सतून कायम किए गए, जो खस्ता हाल होने के बावजूद अभी तक अपनी जगह पर खड़े हैं। यह मंदिर की इमारत के नीचे तालाब वाला हिस्सा है, जिसमें अक्सर साफ पानी खड़ा रहता, बिलखुसूस तीर्थ के मौका पर। इस मंदिर की इमारत को एक 20-25 फीट ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया और इस चबूतरे की बुनियादें भी ज़ेरे जमीन काफी अंदर तक खोद दी गई। सड़क से मंदिर की मरकजी इमारत तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक रास्ता बनाया गया, जिसके नीचे ये 6 महराबें तामीर की गईं। महराबों को इन सतूनों पर उस्तवार किया गया। ये सतून जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये किसी मुगलिया दौर की इमारत का शाही सतून लग रहा है। इसका डिजाइन दिलफरेब और बहुत ही खूबसूरत है। दाएं तरफ वाले सतून अब धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ चुके हैं और इनका ज्यादातर हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। कहा जाता है कि 1947 की तकसीम के बाद कुछ मुद्दत तक ये मंदिर महकमा औकाफ के ज़रिए इस्तेमाल भी रहा। महकमा औकाफ ने इस तालाब को फिश फार्म में तब्दील कर दिया और यहां पर कई सालों तक यात्रियों की जगह मछलियां स्नान करती रहीं। इस इमारत के इर्द गिर्द कुछ दरख्त भी मौजूद थे, जैसे बरगद और पीपल के दरख्त। ये दरख्त आज भी मौजूद हैं। ये सामने आप मंदिर की इमारत के नीचे बने चबूतरे को देख रहे हैं। गालिबन 3 महराबें दिखाई दे रही हैं और मंदिर से सड़क तक का जो रास्ता है, इसके नीचे 6 महराबें हैं, जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं। मैं अब जरा करीब जाकर इन महराबों और सतूनों को दिखाने की कोशिश करता हूं। इस सतून के अंदर से एक दरख्त की जड़ें निकल चुकी हैं और यह सतून फट चुका है। ऊपर भी ईंटों के अंदर दरख्त उगाए हैं, जो कि अक्सर कदीम इमारतों में देखा गया है। इस निचले हिस्से को देखकर लग ये रहा है कि अब यह इमारत भी अपनी आखिरी हिचकियां ले रही है। अगर अब भी हुकूमत पंजाब इस इमारत को अपनी तहवील में लेकर इसके इर्द गिर्द एक हिफाजती दीवार तामीर करने के बाद इसकी मुरम्मत कर दे, तो कई अशरों तक इस कदीम तारीखी कौमी विरसे को महफूज किया जा सकता है। फिलहाल ये मंदिर नशई हजरात के लिए नशा करने के लिए एक महफूज ठिकाने के सिवा कुछ भी नहीं। नाजरीन, कहा जाता है कि इस मंदिर के चारों कोनों की चौड़ाई 500 फीट रखी गई थी। इस वक्त मैं सड़क की तरफ सामने वाली दीवार की तरफ जा रहा हूं, जिसके निशानात आप देख रहे हैं। आसमान पर गहरे काले बादल छा चुके हैं। ठंडी हवाएं जहां बदन और चेहरे को सरूर दे रही हैं, वहीं वीडियो बनाते हुए मेरे हाथों को झूला भी झुला रही है। हवा काफी तेज हो चुकी है। इस पुराने दरख्त की ओट से झांकता हुआ मंदिर का मीनार या कल्स अपने मुकाबिल डीएचए की जदीद इमारतों की मौजूदगी में आज भी अपनी इनफरादियत कायम रखे पुरशिको अंदाज में खड़ा है। इस तालाब में उतरने के लिए तकरीबन 10 जीने थे। ये 10 सीढ़ियां भी छोटी ईंट से बनी हुई हैं, जो अभी तक बिल्कुल सही हालत में कायम है। ये सामने तालाब के कोने में मौजूद वो इमारत है जहां पर उस जमाने में हिंदू खवातीन नहाया करती थीं, जिनके पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखा गया था। इसके गिर्द ऊंची दीवारें कायम थी। इस दीवार में अब बड़ी सी दरार आ चुकी है। मैं कोशिश करता हूं इस दीवार के साथ साथ मुंडेर पर चलता हुआ आगे तक जाकर आपको निचला हिस्सा दिखा सकूं। हवा खासी तेज है। मेरे कदम आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया है कि खुदा न खास्ता ये शिकस्ता दीवार मेरे ऊपर भी गिर सकती है। कुछ आगे जाने पर मुझे दीवार हिलती हुई महसूस हुई है और मैंने वापस हो लेने में ही आफियत जानी है। ये इस बाकी बची खुची बैरूनी दीवार का वो हिस्सा है जो औरतों को मुकम्मल पर्दा फराहम करती थी। यह हिस्सा एक कोने में तामीर किया गया था ताकि महिलाएं एक तरफ आराम से स्नान कर सकें। किसी जमाने में यहां पर सिवाय जंगल के कुछ भी न था। आबादी का दूर दूर तक निशान न था। फिर बाबा साईं श्री दास, जिनकी तारीख पैदाइश 1468 बयान की जाती है, उन्होंने अपने एक पैरोकार को हुक्म दिया कि यहां पर एक गांव आबाद करो। पैरोकार, जिसका नाम बद्दो था,
उसने गांव आबाद किया। यूं साईं श्रीदास गोसाई कबीले के बानी बने और आगे चलकर इस मंदिर की बुनियाद रखी। एक रिवायत यही है कि गोसाई कबीले के बानी बाबा साईं श्रीदास ने 15वीं सदी के लगभग इस मंदिर की बुनियाद रखी, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक इसे एक हिंदू राजा ने 19वीं सदी में तामीर किया था। उस हिंदू राजा का नाम था राजा सुंदर, जो उस वक्त एमनाबाद पर हुकूमत किया करता था। यहां पर खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं। कहते हैं उस जमाने में इस तालाब के चारों तरफ बरगद और पीपल के बेशुमार दरख्त हुआ करते थे। उनमें से कुछ दरख्त तो आज भी मौजूद हैं, मगर ज्यादातर दरख्त खत्म हो चुके हैं। अगस्त का महीना है, बारिशों का मौसम है, इसलिए तालाब के अंदर खुदरो घास और बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जो इस वक्त हवा में लहलहाते हुए बहुत भली दिखाई दे रही हैं। जीशान और आजम बाई भी इस इमारत को देखने के लिए आए हुए थे, और जब ये मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर मौजूद नशई अफराद की मशकूक हरकत को भांपते हुए बाहर निकल आए। इनसे चंद मिनट पहले ठीक यही बात मैंने नोट की थी और लुटने की बजाय मंदिर से बाहर निकल आया और फिर बैरूनी हिस्से की वीडियो बनाने लगा। अब हम तीनों ने मिलकर अंदर जाने का फैसला किया है। जीशान और आजम साहिब का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए आज खुद मेरे साथ मंदिर के अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जहां पर लड़ाका जहाजों का एक दस्ता हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार था। ये वो रास्ता है जो सड़क से मंदिर तक जाता है, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसके नीचे 6 महराबें और उनके सतून दिखाए। इस रास्ते की बाएं तरफ वाली दीवार गिर चुकी है, जबकि दाएं तरफ वाली दीवार अभी भी बाकी है। कई जगहों से टूट जाने के बावजूद अभी भी मजबूती के साथ कायम है। ये वो तुमड़ी मंदिर है जिसका आप अभी तक बाहर से नजारा कर रहे थे। ये मंदिर के बरामदे का सामने वाला हिस्सा है। ये भी छोटी ईंट से बना हुआ है और इस पर कई नक्शो निगार कुनिंदा है। बाएं जानिब भी मोहराबें सी बनी हुई हैं। ये इस बरामदे की छत है और ये इसका फर्श है। इस बरामदे या ड्यूड़ी में कदम रखते ही फिर छोटी टाइल से बना कदमचा और शायद बाद में लगाया गया पत्थर है। कहा जाता है कि यह त्रिमूर्ति मंदिर है, यानी यहां पर 3 मूर्तियों की पूजा की जाती थी। एक मूर्ति यहां सामने वाली दीवार पर नस्ब थी और बाकी 2 मूर्तियां दाएं बाएं नस्ब थी। यहां पर भी चारों तरफ कुछ नाम और कुछ बेहंगम सी इबारतें लिखी हुई नजर आ रही हैं। मंदिर के इस अंदरूनी हिस्से पर जगह जगह मीनाकारी, फूल पत्तियां और मुख्तलिफ डिजाइन नजर आ रहे हैं। छत पर भी काफी काम नजर आ रहा है। मोटी मोटी दीवारें, मोहराबें और ताकचे मंदिर के इस अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाने में आज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये मंदिर के बाहर फर्श का रास्ता जो उस कदीम बेरी के दरख्त तक जाता है, जिसके नीचे बने चबूतरे के बारे में मशहूर है कि यहां पर जिंदा बाबा समाया हुआ है। यही वो बेरी का कदीम दरख्त है जिसके बारे में अहले इलाका में ये बात मशहूर है कि इस बेरी को साईं श्रीदास ने अपने हाथों से लगाया था। वो सामने कोने पर वही इमारत है जो हम अभी देख कर आ रहे हैं, जहां पर हिंदू महिलाएं स्नान किया करती थीं। ये वो नाला है जिसके जरिए इस तालाब में पानी भरा जाता था। बरगद के इस दरख्त के नीचे मिये का खूह था। इसके साथ एक बाग भी हुआ करता था। वहां से पानी इस नाले में आता और इस मुकाम से गुजरते हुए इस चबूतरे के नीचे से बहता हुआ यह पानी तालाब में गिर जाता। तालाब की हफ्तावार सफाई की जाती थी और इस पर जमी गर्द या दरख्तों के पत्तों को बड़े बड़े जाल डालकर साफ किया जाता था। सड़क के उस पार 6-7 समाधियां भी थीं। एक लंगर खाना था जहां पर यात्रियों को खाना खिलाया जाता था। एक समाधि साईं श्रीदास की भी थी, मगर आज ये तमाम समाधियां मिट चुकी हैं।
لیکن یہ مندر اور بیری کا درخت آج بھی موجود ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، تھوڑا سا خیال اپنے اس چینل کا بھی رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔